कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये बात आपसे हो चुकी थी पिछली क्लास में, ये सब चर्चाएं हो गई थी कि अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाए या परसेंटेजेज आ जाए, उसके बाद कोई प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। देखिए, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी विद्यार्थियों का आधा, इन 100 विद्यार्थी हैं मान लीजिए, उसका आधा। 30% ऑफ द हाउसेज आर डैमेज, मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे पास 100 घर हैं, 100 घर का 30% अर्थात 30 घर। इस वजह से वर्ब कैसा आ गया? प्लूरल। ये सब हो चुका था। 2/3 ऑफ द वर्कर्स आर स्किल्ड, इसको ऐसे लिखा जाना है 2/3 ना। इसको ये जो बाद में लिखा जाता है फ्रैक्शनल नंबर, इसको आप ऐसे लिखिएगा 2/3, 2/3 मत लिखिएगा 2/3। चलिए अगला। अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट रूप में आ जाए द परसेंटेज प्लस नाउन आ जाए, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी ऊपर तक जो हमने पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन नंबर हो या परसेंटेजेज हो, जैसे 30% था, 20% था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारा मूल सब्जेक्ट क्या है? द परसेंटेज, जो प्रतिशत है ऑफ, उसके बाद कोई नाउन आ जाए। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में, मेन वर्ड के रूप में द परसेंटेज आ जाए, तो द परसेंटेज के साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है, ध्यान रखिएगा। यानी जब मैं जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, या मैं कह दूं कि विद्यार्थियों की संख्या कम है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज लो, क्योंकि जो विद्यार्थियों का प्रतिशत कम है, तो विद्यार्थियों का, तो जैसे परसेंटेज जब मैं बात कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों का, तो सबका प्रतिशत जो मैं कमी बता रहा हूं वो एक ही तो होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर द परसेंटेज का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब आप क्या लगा दीजिएगा? सिंगुलर लगा दीजिएगा। यहां पे नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। देखिए जैसे लिखा है द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज लो। अभी जो लिखा है द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें से मेन वर्ड हमारा क्या है? द परसेंटेज। और ये जो लिखा है ऑफ अटेंडेंस, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, जो बता रहा है इसी द परसेंटेज के बारे में। नाउन के बारे में बताया तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो द परसेंटेज अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वर्ब क्या लगाएंगे? हम सिंगुलर लगाएंगे। ठीक। फिर लिखा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, विद्यार्थियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। यानी जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत, जो प्रतिशत होगा कोई एक ही प्रतिशत, प्रतिशत तो कोई एक ही होगा ना। इसलिए द परसेंटेज के अनुसार वर्ब क्या लगा देंगे आप? इज लगा देंगे ना। इज लिखा है ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसी के बारे में बता रहा है। ठीक। प्रीपोजिशन के बारे में, बहुत सारी नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, अगला हमारा थोड़ा देख लीजिए। अगर सेंटेंस में आ जाए मोर देन वन और उसके बाद जो नाउन आ जाए वो सिंगुलर नाउन आ जाए, ध्यान रखिएगा वर्ब भी सिंगुलर ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। मोर देन वन आए और उसके बाद नाउन कैसा आ जाए? सिंगुलर नाउन आ जाए, तो वर्ब भी क्या आता है? सिंगुलर ही आता है। अगर मुझे इसको साथ प्लूरल वर्ब लगाना है तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, मोर बॉयज देन वन। अब मैं यहां पे हैव कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन वन के बाद जो नाउन आया है वो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। अगर इसको मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं लिखूंगा मोर बॉयज देन वन। अब मैं क्या लिखूंगा? हैव। दरअसल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सिंगुलर आता है वो किसके अनुसार आ जाता है? वन के अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ पे जो प्लूरल आता है किसके अनुसार आता है? ये इसके अनुसार आता है। मोर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार, जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अनुसार। अब देखिए वही बात इसमें समझाई गई है कि मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, तो अब इसका मतलब क्या है? किसके अनुसार लगाया आपने? वन के अकॉर्डिंग, वन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो इज लगा दिया आपने। मोर देन वन मिस्टेक इज फाउंड, किसके अकॉर्डिंग? वन मिस्टेक के अकॉर्डिंग इज। ठीक। अब देखिए अगर आ जाए मोर देन टू, मोर देन थ्री, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब मैं आपको समझा दूं एक चीज, तो इसको देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि मोर देन वन उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। दरअसल ये जो सिंगुलर वर्ब आता है
वो इसके अनुसार आता है। वन के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है वो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आता है, ध्यान रखिएगा ना। हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? वन के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो मोर देन वन। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, अब इसको समझने के लिए समझ लीजिएगा। ये जब आप लिखते हैं मोर देन वन, जैसे आपने ये लिखा मोर देन वन कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, तो इसमें जनरली भाव क्या है मैं बताऊं आपको। इसमें जो मेन सब्जेक्ट बन रहा है हमारा ये बन रहा है वन कैंडिडेट, इसलिए वर्ब क्या लगा दिया आपने? सिंगुलर लगा दिया। इसमें सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं मोर देन टू, मोर देन थ्री, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए फिर वही बात, लिखा है मोर देन थ्री प्लेयर्स आर इंजर्ड, तो यहां पे ये जो लिखा है ना थ्री प्लेयर्स, इसके अकॉर्डिंग यानी मोर देन वन आ जाए तो उसके साथ मोर देन वन आ जाए, तो फिर वहां किसके अकॉर्डिंग? वन के साथ जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग। प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर मोर देन टू आ जाए, थ्री आ जाए, तो ये टू, थ्री, फोर, फाइव, इसके बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग। कहने मतलब देन के बाद जो सब, अगर मोर देन का यूज हुआ है तो ध्यान रखिएगा उसका देन के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाइएगा आप। तो यहाँ पे थ्री प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो आप वर्ब क्या लगा देंगे? प्लूरल। मोर देन टू आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है, किसके अनुसार? टू आंसर्स के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये मैं आपको ये बता रहा था, मोर और उसके बाद क्या आ जाए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब कैसा आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा। जैसे लिखा है मोर पीपुल आर ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, खैर यहाँ पे मोर क्या है? डिटर्मिनर है। पीपुल हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है, इस वजह से वर्ब क्या लग जाएगा? प्लूरल। मोर स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग दिस ईयर, किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। क्या लगाएंगे आप? आर। अब देखिए अगला, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द लगा दें और उसके बाद नाउन का यूज ना करें, ये नाउन का यूज आप ना करें, द प्लस एडजेक्टिव ये बनाता है एक प्लूरल नाउन, ये बनाता है एक प्लूरल नाउन। तो फिर वर्ब कैसा लगाइए भैया? प्लूरल लगाइएगा, ठीक। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है द पुअर आर स्ट्रगलिंग, तो इसमें द पुअर ये जो है ना, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द इस तरह से आ गया, उसके बाद नाउन नहीं आया हो, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर मैं द पुअर मैन तो कोई एक आदमी हो जाएगा, यानी किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा हो, द प्लस एडजेक्टिव है ना, द प्लस एडजेक्टिव मतलब द एडजेक्टिव के साथ द आया हो, फिर वहां नाउन ना यूज करिएगा, ये खुद ही अपने आप में एक प्लूरल नाउन बन जाता है। वर्ब क्या लगा देंगे आप? प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। द रिच आर इन्फ्लुएंट, ठीक है। देखिए द रिच आर, देखिए द रिच, तो रिच क्या है हमारा? द रिच हमारा नाउन, सॉरी एडजेक्टिव है, उसके साथ आपने द लगा दिया, ये खुद ही बन गया प्लूरल नाउन। द पुअर का मतलब सब, सारा गरीब, जितना गरीब है सब आदमी। द रिच का मतलब जितना अमीर है वो सारे आदमी, इस तरह से। तो वर्ब कैसा लगा देंगे आप? प्लूरल। द इंजर्ड, द इंजर्ड का मतलब घायल, जितने घायल है वो सब। द इंजर्ड आर टेकन टू हॉस्पिटल। अब यहाँ द इंजर्ड का मतलब क्या? जितने घायल है वो सब लोग, तो वर्ब प्लूरल। किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगता है तो एक प्लूरल नाउन बनता है और पूरे उस वर्ग का बात करता है, उस पूरे समुदाय की बात करता है, इसलिए प्लूरल मानते हुए इसका प्लूरल वर्ब लगाइएगा। वन आर टू, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। देखिए अगर सब्जेक्ट रूप में आ जाए वन और टू, उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसा लगाइएगा? प्लूरल लगाइएगा। जैसे लिखा है वन आर टू मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। अब यहां पे देखिए वन और टू आया है, उसका मिस्टेक्स, वर्ब कैसा आ जाएगा? प्लूरल। यानी अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाए कि वन आर टू, उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब किसके अनुसार लगाइएगा? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार, ठीक। तो आर, ठीक है। वन आर टू शॉप्स आर ओपन, एकदम ठीक है। फिर देखिए लिखा है मेजॉरिटी माइनॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ आ जाए, माइनॉरिटी ऑफ आ जाए, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या लगाइएगा आप? प्लूरल लगाइएगा। जैसे लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर सेटिस्फाइड,
तो अब आप समझ पा रहे होंगे इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है पूरा पूरा क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स। ऑफ वोटर्स हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है इसी मेजॉरिटी के बारे में। अर्थात ये जो मेजॉरिटी है, अगर इसके बाद जो कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो फिर अगर इसका यूज, द मेजॉरिटी का यूज अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हो तो वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, देखिए ये सब तो था हमारा, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, उसका यूज किसके लिए हुआ हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इसका यूज हुआ हो प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। द माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनहैप्पी, तो माइनॉरिटी किसके लिए आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। चलिए, नाउन हो, ऑफ लगा हो, प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कैसे फॉलोड बाय फर्स्ट नाउन। अरे ये सब फालतू बात है, इसको मत पढ़िए आप, मैं सिखाता हूं आपको, ये बकवास बात लिखी है, इसको देखिए आप। जैसे लिखा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग, अब आप मुझको बताइए जो लिखा है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, इसमें सब्जेक्ट हमारा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये है नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, ये देखिए जब प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। तो आप बताइए, ये बता रहा है अ ग्रुप के बारे में, अ ग्रुप हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा एडजेक्टिव, तो भैया एडजेक्टिव तय करेगा क्या वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा, अ ग्रुप। अ ग्रुप हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। ये जो बात लिखी फालतू बकवास बात लिखी है, इस पर्पज में चक्कर मत पड़िए आप, फालतू लिखा है ना। आप समझिए इसको प्रीपोजिशन फ्रेज से। अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, एकदम सही है। अ बंच ये हमारा क्या कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और जो ऑफ कीज है ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। जब प्रीपोजिशन फ्रेज है तो आप बताइए क्या प्रीपोजिशन फ्रेज तय करेगा क्या वर्ब को, वर्ब को कौन तय करता है, सब्जेक्ट। अब बंच एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अगला देख लीजिए अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज प्लान, एकदम ठीक है। देखिए थोड़ा समझिए, ये जो लिखा है ना अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से ऑफ इवेंट्स ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इस सीरीज के बारे में। नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। ये थोड़ी नहीं तय करेगा वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा, अ सीरीज। तो अ सीरीज के अकॉर्डिंग क्या, सिंगुलर, ठीक है। अगला देख लीजिए हमारा आ जाए नथिंग बट एवरीथिंग बट, सिंगुलर वर्ब, एकदम सही बात है। देख लीजिए जो लिखा है ना नथिंग बट एवरीथिंग बट, तो यहाँ पे जो बट है ना ये प्रीपोजिशन है, तो वर्ब जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये जो वर्ब आना है हमारा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नथिंग के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग। बट तो प्रीपोजिशन है ना भैया, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है तो बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। वो कहां तय करेगा वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा, नथिंग। नथिंग शब्द वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। एवरीथिंग शब्द वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, है ना। समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग, इन सब के बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है। जो बट है, बट तो यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ बट का मीनिंग जानते क्या निकलेगा, एक्सेप्ट। एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, बट जो होता है, बट कंजंक्शन होता है तो आप जानते ही हैं, तब इसका मतलब होता है किंतु परंतु लेकिन। बट एडवर्ब भी होता है, तब इसका मतलब अर्थ होता है क्या, ओनली। बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, तब इसका अर्थ क्या होता है, दैट नॉट या हु नॉट, इस तरह से। और बट जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका अर्थ क्या होता है, एक्सेप्ट। ये सब मैं बता चुका हूं पीछे आपको। तो बताइए वर्ब यहाँ किसके अनुसार आएगा, नथिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ किसके अनुसार, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा है नथिंग बट साइलेंस इज हर्ड, देखिए अब यहाँ पे जो लिखा है नथिंग बट साइलेंस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, नथिंग, अर्थात ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए आई हुई प्रीपोजिशन फ्रेज है। यहाँ पे बट ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा कंजंक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन होता तो क्लासों को जोड़ता, ये कंजंक्शन नहीं आया, प्रीपोजिशन है। ये बना, देखिए साइलेंस हमारा नाउन है, नाउन से पहले आया प्रीपोजिशन, इससे बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है नथिंग के प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इससे हम कोई मतलब ही नहीं ना,
नथिंग, बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, नथिंग के अकॉर्डिंग, इज। नथिंग के साथ वो कैसा आता है, सिंगुलर, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगला देख लीजिए, एवरीथिंग बट द ट्रूथ इज हिडन, क्या ही दिक्कत है इसमें, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बट का मतलब क्या है, सिवाय, एवरीथिंग बट द ट्रूथ, सच्चाई को छोड़कर, है ना, एवरीथिंग इज हिडन। अब देखिए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, एवरीथिंग, ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, इससे हमें क्या मतलब है, वर्ब कैसा, सिंगुलर, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए प्रीपोजिशन फ्रेज अगर हमको ठीक से पता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन है दरअसल वो। अब देखिए, वन ऑफ द प्लूरल नाउन प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब, क्या ही समस्या है, ये सब आप याद करेंगे भला, ये सब देखिए लिखने के लिए तो मैंने भले लिख दिया है, पर आपको मैंने मूलभूत कॉन्सेप्ट बता रखा है प्रीपोजिशन फ्रेज का, तो ये सब आपके लिए क्या ही है, कुछ नहीं है। अरे भाई, वन ऑफ द के बाद कोई नाउन प्रोनाउन, प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगा, वो जानते हैं क्यों आएगा सिंगुलर। अरे भाई आप बताइए, जैसे लिखा है वन ऑफ द प्लेयर्स इज इंजर्ड, आप बताइए पूरा सब्जेक्ट है कि नहीं है, वन ऑफ द प्लेयर्स, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें से मेन वर्ड हमारा क्या है, वन, अर्थात ये नाउन फ्रेज है। अब ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्लेयर्स हमारा क्या है, नाउन, द हमारा क्या है, डिटर्मिनर, और जब प्रीपोजिशन नाउन से पहले आया तो उससे बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, तो ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है इस वन के बारे में, वन हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। आप बताइए किसी वर्ब को बदलने की ताकत किसमें होती है, एडजेक्टिव में क्या, ये तो एडजेक्टिव बन गया ना भाई, किसी वर्ब को बदलने की ताकत होती है नाउन में, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ई जाएगा। ये सब नियम पढ़ेंगे हम भला, फालतू बात, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है, अब लिखने के लिए लिखना पड़ता है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सब सिखाया है कि प्रीपोजिशन जब नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी डिसाइड करेंगे वर्ब कैसा आएगा। इसे लिखा है वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल, एकदम ठीक है, ये लिखा है वन ऑफ देम, यही पूरा पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफ देम ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो वर्ब किसके अनुसार, वन के अकॉर्डिंग, इज, सब समझाया है आपको, सिखाया है सब सारी चीजें। जैसे लिखा है वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, एकदम सही लिखा है, वन ऑफ द आंसर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, वन ऑफ द आंसर्स, ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज। आप बताइए, ये बता रही वन के बारे में, वन हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताया तो क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तय करेगा वर्ब को, नाउन तय करेगी, प्रोनाउन तय करेगी, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लीजिए भैया, है ना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, तो नो इंफॉर्मेशन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, क्या लगाएंगे आप, इज, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, अब नो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है ना, क्या लगा देंगे, वर्ब, है ना। अ लिटिल पेशेंस, पेशेंस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, अ लिटिल पेशेंस इज नीडेड, ठीक है। लिटिल ऑफ द वर्क, अब वर्क सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें लिटिल है ना, देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, लिटिल ही तो है, सब जान रहे होंगे आप लोग, ये पूरा लिटिल ऑफ द वर्क, ये पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से ये जो लिखा ऑफ द वर्क, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो वर्क किसके अकॉर्डिंग, लिटिल के अकॉर्डिंग, लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये जा जाएगा, क्या ही है इसमें, कुछ नहीं है। मच ऑफ द मनी, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये ऑफ द मनी तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, वर्क किसके अकॉर्डिंग, मच के अकॉर्डिंग, हैज बीन, ऑलरेडी स्पेंट, ठीक। हाफ ऑफ द वाटर, वाटर का यूज, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, हाफ के साथ, हाफ पानी का आधा, इज। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां आर हो जाएगा, आर, अच्छा आर तो है नहीं तो वर हो जाएगा, देखिए यस्टरडे लिखा है ना, हाँ ठीक है, वर हो जाएगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, समझ पा ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं पीछे में आपको।
मोस्ट ऑफ द मिल्क, अभी जो मोस्ट का यूज हुआ है किसके लिए हुआ है? मिल्क के लिए। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मोस्ट आया है तो वर्ब कैसा लगा दीजिएगा? सिंगुलर, इज। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, अब यहाँ पे मोस्ट का यूज किसके लिए हुआ है? वर्कर्स के लिए, काउंटेबल के लिए। और प्लूरल काउंटेबल है, मोस्ट का यूज जब काउंटेबल के लिए होता है तो प्लूरल काउंटेबल के लिए होता है। वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आ जाएगा, वर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, अभी मैंने बताया था आपको, द परसेंटेज का यूज सब्जेक्ट की तरह से हो तो वर्ब कैसा लगाइएगा? सिंगुलर। द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज लो। मोर देन वन स्टूडेंट, अभी सिखाया आपको कि मोर देन वन के बाद कोई नाउन नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब किसके अकॉर्डिंग? जो वन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। मोर देन 3 प्लेयर्स, अभी बताया था आपको कि मोर देन वन आ जाए तो वन के बाद जो आता है नाउन प्रोनाउन उसके अनुसार। अब मोर देन 2 3 आ जाए तो किसके अनुसार? 2 3 के बाद जो आएगा, अर्थात देन के बाद जो आएगा उसके अनुसार क्या लगा देंगे आप? आर। आर तो है नहीं तो क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा ना। तो मोर देन 3 प्लेयर्स वर इंजर्ड इन द मैच। द पुअर, किसी एडजेक्टिव के साथ जब आर्टिकल द लगता है तो बन जाता है प्लूरल नाउन बनता है। वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। द पुअर आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, अगला देख लीजिए। वन ऑफ द टीचर्स, क्या ही समस्या है, सब पढ़ाया है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। वन ऑफ द टीचर्स, इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा? वन है। वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज ना। ठीक है, ऑफ द टीचर्स ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, अगला। नथिंग बट एम्प्टी प्रॉमिसेस, तो बताइए, सब आपको पढ़ा रखा हूं मैं। देखिए, नथिंग बट, यहां पे बट क्या है? यहां बट प्रीपोजिशन है, ये बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। ये तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव तय करेगा वर्ब को, कौन तय करेगा? नथिंग। नथिंग का वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर, इज। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? अ ग्रुप है ना। ऑफ टूरिस्ट ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो अ ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। प्लेंटी ऑफ टाइम, अब प्लेंटी का यूज किसके लिए हुआ है? टाइम के लिए। टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो इज। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बताइए क्या लग जाएगा? आर। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का अधिकता, यहां काउंटेबल, जैसे ये अपॉर्चुनिटीज जो आई है ये कई प्रकार के अवसर उस सेंस में है, ध्यान रखिएगा। वन आर टू, वन और टू आ जाए उसके बाद क्या आता है? कोई नाउन प्लूरल नाउन आता है प्लूरल में, तो वर्ब कैसा आता है? प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा? आर। कितने क्वेश्चन है? नथिंग बट साइलेंस, क्या ही दिक्कत है? यहां नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा जाएगा? सिंगुलर, इज। ठीक, कौन सा क्वेश्चन इसी में डाउट? प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो ही चुका है सब, देख लीजिए सबका आंसर दिया भैया ना। देखिए, कोई डाउट ना हो थोड़ा इसको देख लीजिए। यहां जो प्लेंटी के साथ आपने वर्ब सिंगुलर लगाया वो इसलिए क्योंकि ये प्लेंटी का यूज किसके लिए हुआ है? टाइम के लिए। टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से आपने लगा दिया इज। और यहां पे जो प्लेंटी का यूज हुआ है अपॉर्चुनिटीज, कई प्रकार के अवसर, तो आर प्लूरल के सेंस में। ये सब है ना, तो आंसर दिया है। आइए अगला देख लेते हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ये तो पढ़ा चुका मैं आपको ना। आइए देख लेते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ दरअसल ये दोबारा क्यों बात लिखी गई है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ जनरली वर्ब प्लूरल ही आता है, लेकिन अब क्योंकि कभी कभी लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज कर देते हैं तो उसी को स्पष्ट किया गया कि एग्जाम में आप क्या करें तो मार्क्स मिल जाएगा। देखिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी अपने आप में काउंटेबल नाउन्स हैं और वर्ब सेंस भाव डिपेंड करता है पीपुल। सुनिए, जब फोकस लोगों या वस्तुओं को, प्लूरल वर्ब मोस्ट कॉमन, अरे खुला का प्लूरल लगाइए भाई, क्या ही दिक्कत है, पढ़ा चुका हूं आपको। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ द डिसीजन। द माइनॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज आर अनहैप्पी, ठीक है। तो वर्ब क्या लगाइए आप? सबसे सही है आप क्या? प्लूरल वर्ब लगाएं। वर्ब प्लूरल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, हाँ, तो इसके चक्कर में ना पड़िए आप।
कुल मिला के आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ क्या लगाइए, प्लूरल लगाइए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, स्टूडेंट, वोटर्स, है, तो ठीक है, प्लूरल लगाइएगा आप, ध्यान रखिएगा। कोई डाउट? मेजॉरिटी ऑफ, आप ये जो लिखा है ना, थोड़ा समझिए इसको। ये जब फोकस संख्या प्रपोर्शन पर हो, देखिए मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाता है, थोड़ा देख लीजिए, इसको बताना जरूरी है। मेजॉरिटी के साथ जनरली वर्ब प्लूरल आता है, सिंगुलर कैसे आ सकता है, देखिएगा। जब फोकस संख्या या प्रपोर्शन पे हो, सिंगुलर वर्ब पॉसिबल बट रेयर इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट द प्रपोजल, अधिकांश हिस्सा प्रस्ताव के खिलाफ है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे दिखाया गया है, इसको इस तरह दिखाया, एक यूनिट के रूप में दिखाया गया है, इस तरह से यहाँ सिंगुलर आया है। एग्जाम में आप मत करिएगा, छोड़िए आप सीधा मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ वर्ब कैसे लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा, ठीक है, वही सेफ है आपको, नो कंफ्यूजन। वर्ब कैसे लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा। हाँ, अगला, ये सब हो चुका, पढ़ा चुका मैं आप। अगला देख लीजिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और मच, ये इनका सब का यूज, ये जितने भी लिखे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, ये सब यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जब अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, तो आप बताइए वर्ब कैसा आएगा, हर हाल में सिंगुलर वर्ब आएगा। तो लिटिल आ जाए, अ लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए, मच आ जाए, चुपचाप आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा आप बस। ये सब क्या बताते हैं, क्वांटिटी, मात्रा को बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या, सिंगुलर। लगभग नहीं के बराबर, लिटिल का मतलब क्या होता है, लगभग नहीं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर। लिटिल होप रिमेन्स नाउ, ठीक है, लिटिल किसके लिए आ गया, होप के लिए, आशा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, रिमेन्स लगेगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। लिटिल मनी इज लेफ्ट विथ हिम, ठीक है, इज ही आएगा। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अ लिटिल, लिटिल हो भाई, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, मच हो, सबका यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो वर्ब क्या लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा, ठीक है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लेकिन पर्याप्त, पॉजिटिव सेंस। अब वहां पे लिटिल क्या है, ये निगेटिव सेंस देता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब नहीं, ठीक है। अ लिटिल पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक है, अ लिटिल पेशेंस हमारा पूरा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल, वर्ब क्या, सिंगुलर। अ लिटिल वाटर पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, वर्ब कैसा, सिंगुलर, नाउन फ्रेज है, अनकाउंटेबल है ना। अ लिटिल एक्सपीरियंस इज हेल्पफुल, अ लिटिल एक्सपीरियंस पूरा सब्जेक्ट है हमारा, अनकाउंटेबल, इज, वर्ब कैसा आएगा हमेशा, सिंगुलर। द लिटिल, उससे क्या ही दिक्कत है, ये भी अनकाउंटेबल यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो थोड़ी मात्रा है, पूरी की पूरी। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी है पूरा का पूरा, ठीक है। द लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा, सिंगुलर। द लिटिल टाइम इज वेस्टेड इन द डिसीजन, द लिटिल टाइम पूरा हमारा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन, इज। द लिटिल एनर्जी, द लिटिल एनर्जी हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, इज। द लिटिल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन, इज, ठीक। मच, वर्ब कैसा आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, मच बताता है मात्रा को, लिटिल बताता है मात्रा को, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। मच अनकाउंटेबल, बहुत अधिक मात्रा, मात्रा ज्यादा हो पर मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताता, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। मच इफर्ट इज नीडेड फॉर रिफॉर्म, तो इफर्ट क्या हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, मच का यूज देखिए हुआ है, उससे क्या ही मतलब, मच यहाँ पे डिटर्मिनर है, वहां पे लिटिल वगैरह क्या था, वो सब भी डिटर्मिनर ही था, ठीक। तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। मच डैमेज इज कास्ड बाय फ्लड्स, डैमेज अनकाउंटेबल नाउन, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही आया है डिटर्मिनर के रूप में, ठीक है। मच प्रोग्रेस इज एक्सपेक्टेड, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा, सिंगुलर। देयर के चक्कर में ना पड़िए, मैं समझा देता हूं, देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत बार कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि देयर सब्जेक्ट होता है, अब मैं क्या ही बताऊं क्यों लिखा रहता है, तो मैं, आप जानते हैं मैं किसी प्रकार के विवादों से बहुत दूर रहता हूं, बस इतना मैं जानता हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं बस यही सच है, ठीक। मैं किसी टॉपिक को आपको बताने से पहले जितना मैं जानकारी रखता हूं थोड़ा बहुत उसको बताता हूं, प्लस
पूरा उसमें बाकायदा रिसर्च करता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए देयर एडवर्ब होता है भैया, मैंने इन्वर्जन पढ़ाया है आपको। देयर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और फिर मैंने लिख दिया देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। बहुत बार हमको पढ़ने को मिल जाता है, कहीं लिखा होता है या कहीं कहीं हम सुन लेते हैं कि देयर सब्जेक्ट है। अरे भैया किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज होता है, इन्फिनेटिव होता है और जेरेंड होता है। तो भैया ये सब्जेक्ट होते हैं, किसी वाक्य का सब्जेक्ट एडवर्ब कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे देयर क्या है, देयर यहाँ एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं तय करता वर्ब को, ठीक है, नाउन तय करता है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक है, अ बुक इज देयर। ऐसे ये इन्वर्जन में लिखा है। सेंटेंस की शुरुआत जब देयर से इस तरह हुई तो इन्वर्जन ले रहा है। इन्वर्जन मतलब आप जानते हैं सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। देखिए यहाँ मेनी बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया है, आर। यहाँ अ बुक के अकॉर्डिंग क्या आ गया है, इज। तो ये जो बात दुनिया का परपंच लिखा है ना, फालतू बकवास बात लिखी है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि देयर अपने आप में सब्जेक्ट है ही नहीं है, देयर तो एडवर्ब है भाई। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन होता है। जैसे लिखा है देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। अब बताइए इसमें मुझको आप, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा जो है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अ प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ प्रॉब्लम हमारा पूरा पूरा सब्जेक्ट है। अनकाउंटेबल नाउन की तरह आया है, ठीक है। अब इस तरह से ये यूज कर दिया है ना। अब देयर क्या है, देयर एडवर्ब है। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ गई है, अ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। देयर इज एन ऑफिसर आउटसाइड, ये इज किसके अकॉर्डिंग, एन ऑफिसर के अकॉर्डिंग। देयर एडवर्ब भैया। आइए देयर प्लस प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। ये पंचायत जो लिखी है, ये जो लिखा है देयर के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, बकवास बात लिखी है सब। सीधे सी बात है, देयर एडवर्ब होता है ना। ये लिखा है देयर आर मेनी इशूज इन गवर्नेंस, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेनी इशूज है। प्लूरल है तो कैसा लगा दिया आपने, प्लूरल। देयर आर टू फ्लाइज ऑन द टेबल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, टू फ्लाइज, क्या आ गया, आर आ गया। देखिए देयर प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या ही देयर का यूज इस तरह से होता है। जब सेंटेंस शुरुआत देयर से होती है तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है। तो भैया अब आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप मुझको बता दीजिए बस एक बार इतना कि बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है। इसमें सब्जेक्ट हमारा है नो इन्फॉर्मेशन। बताइए अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है कि नहीं। देयर इज इनफ टाइम, अब इनफ टाइम अनकाउंटेबल है कि नहीं, टाइम क्या आएगा, इजी तो आएगा। देयर तो सिर्फ एडवर्ब है ना, और जब सेंटेंस शुरुआत देयर से होती है इस तरह से तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई है, पढ़ाया है मैंने आपको इन्वर्जन। आइए और देख लेते हैं। देयर डिस्टेंस अमाउंट टाइम, है ना, एज अ यूनिट। अरे कुछ नहीं मतलब है, आप मुझको बताइए, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स को अगर मैं एक इकाई के रूप में दिखा रहा हूं तो आप बताइए इकाई के रूप में ये सिंगुलर हुई कि नहीं हुई। जब सिंगुलर हुई तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही तो आएगा। जैसे लिखा है देयर के बाद कोई डिस्टेंस आ जाए, कोई दूरी आ जाए, कोई दूरी आ जाए, पर दूरी कैसे दिखाया जाए, एक इकाई के रूप में। अमाउंट आ जाए, कोई अमाउंट बताने वाली चीज आ जाए, उसको एक इकाई के रूप में दिखाया जाए। टाइम आ जाए, उसको भी इकाई एज अ यूनिट, एक इकाई के रूप में अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर किसी इकाई के साथ वर्ब कैसा आता है आप बताइए, सिंगुलर तो आता है। जैसे मैंने कहा कि 50 रुपए बड़ी धनराशि नहीं है, तो 50 रुपीज इज नॉट अ बिग सम, इस तरह से। तो यहां पे ये जो लिखा है तो देखिए, ये देख, ये जो लिखा है देयर आर 30 किलोमीटर टू गो, 30 किलोमीटर जाना है। आप बताइए, देयर तो हमारा एडवर्ब है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, 50 किलोमीटर्स।
तो भैया इसका यूज एक इकाई के रूप में हुआ है, तो यूनिट के रूप में हुआ तो वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर ही तो आएगा। ठीक है, लिखा है देयर आर 10 रुपीज टू पे, 10 रुपए अदा करने हैं, तो 10 रुपीज ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, और इसको कैसे दिखा रहे हैं आप, एक इकाई के रूप में दिखा रहे हैं, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये इकाई के रूप में दिखा रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। देयर आर 5 years ऑफ सर्विस लेफ्ट, तो 5 years एक इकाई के रूप में, वर्ब कैसा, इज। देयर तो एडवर्ब है, देयर से क्या मतलब हमको, समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। आइए आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं एक चीज समझा दूं थोड़ा सा आपको, तो आपको ज्यादा बेहतर, एक बात थोड़ा समझिएगा। जैसे ये लिखा है ना, इसको थोड़ा देख लीजिए, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मैं क्लियर करूंगा हर एक चीज को, लेकिन देख लीजिए फिर भी। देखिए कि ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, कोई नाउन है अगर आ जाए और नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर आया हो, डिटर्मिनर आप जानते हैं, जो नाउन से पहले आप उसको निश्चित करते हैं, और ये डिटर्मिनर जो आया हुआ हो ये संख्या बता रहा हो, संख्या, तो ये संख्या बताने वाला डिटर्मिनर अगर सिंगुलर है, वैसे डिटर्मिनर का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे सीखते हैं तो जान लीजिए, अगर ये संख्या बताने वाला डिटर्मिनर सिंगुलर है, इसमें मैंने लिखा 1, अगर ये सिंगुलर तो ये नाउन सिंगुलर, अगर ये प्लूरल, अगर मैं लिखूं 2, तो यहां पर मैं लिखूं 1 बुक और 2 बुक्स। ये तो आप जानते ही हैं कि जैसा डिटर्मिनर वैसा नाउन, अगर ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, सॉरी गलती से कर गया, अगर ये प्लूरल तो ये प्लूरल, अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसा डिटर्मिनर होगा वैसा ही हमारा नाउन होगा। अगर डिटर्मिनर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल, अगर डिटर्मिनर सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर। ये बात आप जान लीजिए। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, अगर किसी नाउन को मैं एडजेक्टिव बना दूं सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हम आप। सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो नाउन का होता है। अब मेरा कहने का सेंस क्या है, जैसे इसमें लिखा है देयर इज 10 रुपीज टू पे, ठीक है, डिटर्मिनर प्लूरल तो नाउन कैसा, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं एक यूनिट के रूप में दिखा रहा हूं, 10 रुपए की इकाई के रूप में दिखा रहा हूं, तो मैंने क्या लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा सी गेव मी 10 रुपीज, मैं 10 रुपीज ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनर मेरा प्लूरल तो नाउन कैसा, प्लूरल, एकदम सही है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस रुपीज को किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव बना दूं, ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। जैसे मैंने कहा माई मदर गेव मी, माई मदर गेव मी 5 रुपीज नोट्स। तो उसको ध्यान समझिए, माई मदर गेव मी 5 रुपीज नोट्स, मेरी माता ने जी ने मुझको दिया था, दिया था, क्या दिया था, दिया था मुझको 2 नोट दी थी उन्होंने, क्या दी थी, 2 नोट दी थी। तो डिटर्मिनर प्लूरल तो नाउन कैसा, प्लूरल, और नोट किस तरह की, 5 रुपए वाली नोट, 5 रुपए वाली नोट। अब ये जो लिखा है ना 5 रुपीज, ये वास्तव में एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर मैंने कहा होता कि माता जी ने 5 रुपए दिए हैं, तो मैं बिल्कुल लिखता इसको ऐसे, माई मदर, माई मदर गेव मी 5 रुपीज, ये एकदम सही है। माता जी ने 5 रुपए दिए, रुपीज हमारा नाउन है, ये 5 हमारा डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर हमारा प्लूरल, तो नाउन कैसा हमारा प्लूरल आ गया। यहां पे सेंटेंस थोड़ा आप देखिए ध्यान से, माई मदर गेव मी 5 रुपीज नोट, माता जी ने 2 नोट दी थी, नोट कितनी थी, 2 थी, तो हमारा डिटर्मिनर प्लूरल तो नाउन कैसा आ गया,
प्लूरल। यहां मैं 1 लिखता तो यहां नोट हो जाता। और नोट किस तरह वाली? नोट 5 रुपए वाली। आप बताइए, जैसे मैंने कहा माई मदर गेव मी 2 गुड नोट्स, 2 अच्छी नोट दी। तो बताइए जो अच्छी लिखा है क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? बताइए, ये जो अच्छी लिखा है क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? बिल्कुल एडजेक्टिव है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि माई मदर गेव मी 2 गुड्स नोट? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल हुआ करता बिल्कुल नहीं है। तो मैं लिखूंगा माई मदर गेव मी 2 गुड नोट्स। इसी गुड्स के बदले, गुड के बदले मैंने क्या लिख दिया? 5 रुपीज लिख दिया, 5 रुपीज लिख दिया। ये गलत ही तो है। माई मदर गेव मी 2 5 रुपीज नोट्स, गलत है। ये 5 रुपीज जो लिखा है ये एडजेक्टिव है भैया, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। यहां रुपीज नहीं होगा, क्या होगा? रुपी होगा। यहां पे नाउन है तो ठीक है, यहां पे हमने एडजेक्टिव तो नहीं यूज किया। कैसे यूज किया है? नाउन की तरह। माई मदर गेव मी 5 रुपीज, माता जी ने 5 रुपए दिए। यहां पे ये नाउन है। यहां पे जो 5 रुपीज लिखा था वो एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता था, तो मुझे लिखना चाहिए था 5 रुपी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी नाउन का यूज एडजेक्टिव की तरह से कर दिया जाए तो फिर उस एडजेक्टिव का प्लूरल आप मत बनाइएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नाउन का होता है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? इसको और एग्जाम्पल्स के लिए मैं समझा दूं। जैसे मैंने कहा, देखिए जैसे मैंने कहा इस तरह से, चलिए इसको अलग से पढ़ेंगे, फिर क्यों परेशान हैं आप? समझा बहरहाल मैंने दिया है। देखिए देयर के बाद, देयर से क्या मतलब है? देयर तो हमारा क्या होता है भाई? एडवर्ब होता है। मेन तो ये वर्ड है, पेयर वर्ड आ जाए, वन आइटम सेंस। जैसे मान लीजिए कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप में जो इनका एक पेयर होता है, ठीक है? तो क्या है, एक आइटम की बात करते हैं, वर्ड कैसा आता है? सिंगुलर आता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। नाउन में मैंने बताया था कि पेयर वर्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे लिखा है राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर। जब इनसे एक आइटम की बात हो तो वर्ड कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे लिखा देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, तो अब राइस और करी क्या है हमारा? एक साथ, ये ग्रुप में ऐसे यूज होते हैं ना, जो पेयर वर्ड्स होते हैं, वर्ड कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर जब खाने के सेंस में हो तो एक साथ आता है। ब्रेड और बटर जब सामान की तरह आप दिखाएं तो अलग अलग, तो बेचने के सेंस में तो प्लूरल हो सकता है। ब्रेड अलग और बटर अलग। ये मैंने पढ़ा चुका हूं पीछे आपको नाउन में। तो ब्रेड और बटर खाने के रूप में, एक आइटम के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सब? तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी सब। ठीक, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं नाउन में। ठीक, कौन कौन से पेयर वर्ड्स होते हैं, क्या क्या भाव कैसे निकलते हैं, नाउन में सब समझाया है आपको उसमें। ठीक, आइए। इट, इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हु दैट ये सब फालतू बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। देखिए भाई, एक बात आप जान लीजिए अच्छे से, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, एक बात समझनी ये पड़ेगी हमको। देखिए, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वो नॉमिनेटिव केस का आता है। जैसे मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज मी नहीं, इट इज आई। और अब अगर मैं कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाता हूं, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है किसके लिए आया है? आई के लिए। तो अब जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा? आई के अकॉर्डिंग आएगा। इट इज आई हु आई एम। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा इट इज दे, देखिए इट के साथ, तो इट के अकॉर्डिंग तो इट के अकॉर्डिंग तो इज आ ही गया है। और ये जो दे है, ये जो आई है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जो अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगा दूं, हु, किसके लिए लगा रहा हूं? ये हु आ रहा है दे के लिए, तो वर्ब कैसा लगा दूंगा? दे के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगा दूंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए लिखा है इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत क्लियर बात है। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, ये हु किसके लिए आया है? आई के लिए। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
आई एम आएगा आई के अकॉर्डिंग, आई एम आएगा आई के अकॉर्डिंग, इट इज वी हु आर अकाउंटेबल। अब देखिए यहाँ पे हु किसके लिए आया है, वी के लिए आया है, इट इज वी, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखिएगा बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है। इट इज अस नहीं हो सकता, इट इज मी नहीं हो सकता, इट इज वी होगा, इट इज आई होगा। ये नाउन, ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है आपको अच्छे से, ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्लियर किए दे रहा हूं, ठीक है। और ये इज किसके अकॉर्डिंग आया है, इट के अकॉर्डिंग। तो अब ये हु आया किसके लिए आया है, वी के लिए, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर। इट इज सी हु हैज टेकन द डिसीजन। अब ये हैज किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। जो हु आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। अगर मैं लिखूं इट एम आई तो रॉन्ग है, इट के साथ तो इज आता है भैया, है ना, इट आर वी गलत है, इट के साथ क्या आता है, इज आता है, ठीक। नाउन इन अ पोजीशन, नाउन इन अ पोजीशन का मतलब होता है केस इन अ पोजीशन, ठीक है। अगर किसी नाउन के लिए कोई केस इन अ पोजीशन आ जाए, जिसको आप नाउन इन अ पोजीशन बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में केस इन अ पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है, वर्ब आता है उस नाउन के अकॉर्डिंग जिसके लिए केस इन अ पोजीशन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये केस इन अ पोजीशन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं नाउन चैप्टर में, ठीक है। आप इतना कुछ सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सारी चीजें पीछे सीख चुके हैं, तब इस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट वो केस इन अ पोजीशन क्या होता है, जब किसी नाउन प्रोनाउन को इक्विवेलेंट कोई नाउन फ्रेज, है ना, आता है, उसी को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ये जो मैंने कहा द फादर ऑफ द नेशन किसके लिए कहा, महात्मा गांधी जी के लिए कहा ना। तो अब जो वर्ब मुझे लगाना है किसके अनुसार लगाऊंगा, महात्मा गांधी जी के अनुसार। जैसे मैंने कहा सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जब मैंने कहा द आयरन मैन ऑफ इंडिया तो किसके लिए कहा, सरदार पटेल जी के लिए कहा। तो वर्ब में अगर आएगा तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, केस इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, किसके लिए आएगा, सरदार पटेल जी के लिए आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो समझ पा ही गए होंगे ना। जैसे मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। अब इसमें जो मैंने लिखा द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी का केस इन पोजीशन है। तो अब जो मुझे वर्ब लगानी है मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस जी के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ना कि केस इन पोजीशन के रूप में लगाऊंगा। देखिए नाउन इन पोजीशन, जब दूसरा नाउन पहले नाउन के एक्सप्लेन करता है, वर्ब हमेशा पहले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। जैसे लिखा है रवि द क्लास मॉनिटर इज सिंसियर, अब यहां किसके अकॉर्डिंग, रवि के अकॉर्डिंग। फिर लिखा है यू माई फ्रेंड आर ट्रस्टवर्दी, अब यहां पे माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। ये जो लिखा है माई फ्रेंड ना, ये क्या है, यू का केस इन अपोजिशन है। सी द टीम लीडर इज कॉन्फिडेंट, देखिए द टीम लीडर किसके लिए आया है, सी के लिए, केस इन अपोजिशन है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। जो केस इन अपोजिशन आते हैं, ये जो केस इन अपोजिशन आया है द क्लास मॉनिटर, माय फ्रेंड, द टीम लीडर, इनके अकॉर्डिंग भैया वर्ब नहीं आएगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, है ना। रवि इज, यू आर, सी इज, वर्ब रवि यू सी के अनुसार, है ना। देख लीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा, लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, मच हो, वर्ब क्या, सिंगुलर। देयर से कोई मतलब नहीं होता है, देयर तो एडवर्ब होता है। तो ध्यान रखिएगा जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह, देयर तो एडवर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, बोलने के लिए बोल देते हैं लोग, तो सब्जेक्ट होता ही नहीं। देयर को सब्जेक्ट बोलना ही गलत है, देयर तो एडवर्ब होता है। एडवर्ब कभी किसी बात, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, गलत होता है। तो इसको मैं समझा चुका हूं। डिस्टेंस हो, मनी हो, टाइम हो, इसको दिखा रहे हैं किस रूप में, यूनिट के रूप में। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इट के साथ वर्ब कैसा आता है, हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अपोजिशन जो होगा, तो अगर केस किसी नाउन के लिए केस इन पोजीशन आ गया है तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, अगर किसी नाउन के लिए केस इन पोजीशन आ गया है तो वर्ब आएगा किसके अनुसार, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए।
केस इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। सिंगल इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, एक बात तो आप जान ही लीजिए, आपको मैं ये बता चुका हूं, देख लीजिए भैया, देखिए एक बात आप जान लीजिए, अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है भैया, वो होता है हमारा नाउन, वो होता है प्रोनाउन, वो होता है नाउन फ्रेज, वो होता है नाउन क्लॉज, वो होता है इंफिनिटिव, वो होता है जेरेंड। ये सब किसी वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। नाउन, क्लॉज, इंफिनिटिव और जेरेंड ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। और वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर आता है, ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिंगुलर आप माने जाते हैं और वर्ब कैसा आता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। देखिए सिंगल इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, अगर सिंगल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो, ध्यान रखिएगा, सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल नाउन क्लॉज और सिंगल जेरेंड अगर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। अलग बात है अगर ये एंड से जुड़ जाए तो वर्ब प्लूरल भी आता है, पढ़ेंगे अभी आगे। देखिए जब अगर सिंगल इन्फिनिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आती है। टू रीड रेगुलरली इज यूजफुल। अब देखिए टू रीड हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है, वर्ब कैसा आ गया? इज आ गया, सिंगुलर। टू स्विम डेली इज हेल्दी। अब टू स्विम इन्फिनिटिव है, वर्ब कैसा? सिंगुलर। टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। अब आप जान रहे होंगे ये जो अब समझाए दे रहा हूं, बहरहाल इसमें जो लिखा है ना टू, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, टू रीड रेगुलरली। इसमें से टू रीड हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का, अपना एडवर्बियल ले रहा है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको पीछे सब। टू स्विम डेली, लिखा है टू स्विम, ये हमारा इन्फिनिटिव है, नाउन की तरह यहाँ पे लक्षण दिखा रहा है वर्ब का, अपना एडवर्ब ले रहा है। टू स्पीक द ट्रूथ, अब टू स्पीक हमारा इन्फिनिटिव है ना, नाउन की तरह यूज हुआ है, कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक, ये पूरा टू स्पीक द ट्रूथ ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आया है ये नाउन फ्रेज। क्या है ये? नाउन फ्रेज। लेकिन अब इन्फिनिटिव है तो यहां नाउन का काम कर रहा है, ज्यादा बेहतर है आप इसको एग्जाम में अगर आए तो नाउन फ्रेज ऑप्शन में रहेगा नहीं, अगर रहे भी नाउन फ्रेज भी रहे, इन्फिनिटिव फ्रेज भी रहे, तो आप आंसर इन्फिनिटिव फ्रेज ही दीजिएगा। इन्फिनिटिव फ्रेज है ना, इन्फिनिटिव फ्रेज काम कर रहा है किसका? नाउन का। ठीक है, और इन्फिनिटिव भी क्या होते हैं? या तो नाउन होते हैं, तो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडवर्ब होते हैं, तो अंततः हुआ तो वो नाउन ही ना। लेकिन अब एग्जाम में इसको ऐसे ही माना जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज कहा जाएगा, नाउन फ्रेज इस तरह से नहीं मानेंगे लोग। ठीक है, बाकी होता है इन्फिनिटिव, वन एक्टिविटी वन आइडिया, वर्ब कैसा? सिंगुलर। अगर सिंगुलर जेरेंड सब्जेक्ट बन जाए तब भी वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। देखिए सिंगल जेरेंड भी एक एक्टिविटी दर्शाता है, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। रनिंग इंप्रूव्स स्टेमिना, रनिंग इंप्रूव्स, रनिंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब जेरेंड है ना, वर्ब कैसा आ गया? सिंगुलर। टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? टीचिंग है, तो जेरेंड है ना, वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। देखिए स्मोकिंग डैमेजेस हेल्थ, अब स्मोकिंग क्या है हमारा? जेरेंड है, वर्ब कैसा आ गया? सिंगुलर। ठीक, अब देखिए सिंगल क्लॉज एज सब्जेक्ट, अगर कोई नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, सिंगल हो, एक हो, जुड़ी हुई ना हो एंड से, वर्ब सिंगुलर आएगा, देख लीजिएगा। इसको थोड़ा समझा दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अरे खैर अब आपको सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपको। देखिए थोड़ा सा, देखिए लिखा है वेयर ही लिव्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इज नोन टू मी, ये जो लिखा है ना वेयर ही लिव्स, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में क्या आया है? नाउन क्लॉज है। जब ये नाउन क्लॉज है
तो अगर कोई नाउन इन्फिनेटिव हो, कोई जेरेंड हो, कोई नाउन क्लॉज हो, तो वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर आता है। ठीक, व्हाट शी सेड इज ट्रू, ये जो लिखा है व्हाट शी सेड, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। ये नाउन क्लॉज है हमारी, इसमें सी हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारी वर्ब है, और जो व्हाट है इसी सेड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे वेयर ही लिव्स में क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, लिव्स हमारी वर्ब है, जो वेयर है इसी लिव्स का ऑब्जेक्ट है ना, एडवर्बियल की तरह से। अरे गलती से बोल दिया, ही सब्जेक्ट है, लिव्स हमारी वर्ब है, और जो वेयर है इसी लिव्स का क्या है? एडवर्ब है, एडवर्बियल। वेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्बियल है, मेरे मुंह से गलती से ऑब्जेक्ट निकल गया था। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड इज स्टिल अनक्लियर, ये जो लिखा है ना हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से द एक्सीडेंट हमारा सब्जेक्ट है, हैपेंड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो लिखा है हाउ ना, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, इसी हैपेंड के बारे में बता रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, ये भी हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। ये हमारा व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, सेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज जान गए हम, कोई इन्फिनेटिव आ जाए, कोई जेरेंड आ जाए, कोई नाउन क्लॉज आ जाए, वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर आता है। अब देखिए, अगर डबल इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो जाए, या डबल जेरेंड सब्जेक्ट हो जाए, या डबल नाउन क्लॉज सब्जेक्ट हो जाए, तो वर्ब कैसा आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। डबल इन्फिनेटिव ज्वाइंट बाय एंड, दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़े हों, वर्ब कैसा? प्लूरल। जैसे लिखा है टू रीड एंड टू राइट आर बेसिक स्किल्स, दो चीजें हो गई, दो नए नए आइडिया की, मतलब दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है देख लीजिए भैया, ये जो लिखा है ना टू रीड एंड टू राइट, एक इन्फिनेटिव एक इन्फिनेटिव, दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़े हैं, अर्थात दो अलग अलग आइडिया की बात कर रहा है, तो फिर वर्ब कैसा लगा देंगे आप? प्लूरल लगा देंगे। ठीक, टू रन है ना, और टू स्विम, ये दो अलग अलग आइडिया हैं, दो इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव ये और एक इन्फिनेटिव ये। जब दो इन्फिनेटिव हैं एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। ठीक, फिर देख लिखा है टू लर्न एंड टू टीच, दो इन्फिनेटिव देखिए, एक टू लर्न और एक क्या? टू टीच। जब दो इन्फिनेटिव हमारे जुड़े हैं किससे? एंड से, वर्ब क्या लगाइएगा आप? प्लूरल लगाइएगा। और अगर सिंगल इन्फिनेटिव है, सिंगल जेरेंड है, सिंगल नाउन क्लॉज है, तब सब्जेक्ट बन जाए, तो वर्ब क्या लगाइएगा? सिंगुलर। अब देखिए, डबल जेरेंड अगर एंड से जुड़े हों और सब्जेक्ट हों, तो क्या करेगा? दो एक्टिविटी को बताएगा, वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। जैसे लिखा है रीडिंग एंड राइटिंग आर एसेंशियल फॉर सक्सेस, दो सब्जेक्ट है इसमें, एक सब्जेक्ट हमारा रीडिंग है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? राइटिंग है। तो दो जेरेंड है एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या लगा दीजिएगा? प्लूरल लगा दीजिएगा। रनिंग एंड साइकिलिंग, अब देखिए इसमें दो जेरेंड, एक जेरेंड हमारा रनिंग, एक हमारा क्या? साइकिलिंग। दो जेरेंड एंड से जुड़े हैं, वर्ब कैसा? प्लूरल। टीचिंग एंड लर्निंग, दो जेरेंड हो गए, एक टीचिंग और एक लर्निंग, वर्ब कैसा आ जाएगा? प्लूरल। ठीक है, अब देखिए, अगर दो नाउन क्लॉज एंड से जुड़े हों, तब भी वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि दो अलग अलग आइडिया की बात करता है, दो अलग अलग क्लॉज, प्लूरल सेंस, प्लूरल वर्ब। देखिए, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर डिफिकल्ट, डिफरेंट, थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए, जैसे ये जो लिखा है ना इसमें व्हाट ही सेज, ये एक नाउन क्लॉज, दूसरी है व्हाट ही डज, ये एक नाउन क्लॉज, किससे जुड़े हैं? एंड से। दो नाउन क्लॉज अगर एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल आइडिया दे रहा है, तो वर्ब क्या लगाइएगा आप? प्लूरल लगाइएगा। हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट, दो आइडिया, एक नाउन क्लॉज हाउ यू थिंक, एक नाउन क्लॉज हमारी हाउ यू एक्ट, दो अलग अलग आइडिया हो गए, दो नाउन क्लॉज मिलने से एंड से जुड़े हैं, दो अलग आइडिया हो गए, वर्ब क्या लगाइएगा? प्लूरल। अगला देखिए, वेयर शी लिव्स एंड वेयर शी वर्क्स आर फार अपार्ट। अब देखिए, ये जो बात लिखी है वेयर शी लिव्स, ये एक नाउन क्लॉज, अगली नाउन क्लॉज है आपकी वेयर शी वर्क्स, दो नाउन क्लॉज एंड से जुड़ी हैं, वर्ब क्या लगाइएगा? पक्की बात है, प्लूरल लगाइएगा। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए एज वेल एज
जनरली तो ये कंजंक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर एज वेल एज का यूज सब्जेक्ट पार्ट में हुआ है किसी नाउन प्रोनाउन के साथ, तो ऐसी स्थिति में ये बिहेव करता है प्रेपोजिशन की तरह से। देखिए होता कंजंक्शन ही है, पर आप ये मानिए कि अगर एज वेल एज आया है सब्जेक्ट पार्ट में, तो यार ध्यान रखिएगा, तो एज वेल एज के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है, कभी उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब मत लगा दीजिएगा। आप वर्ब लगाइएगा किसके अकॉर्डिंग? जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले हो। देखिए एज वेल एज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट आया हो, एज वेल एज के बाद वाले नाउन के अनुसार नहीं, है ना। देखिए जैसे ये लिखा है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज, एक सेकंड में आपको समझा देता हूं। ये देखिए ये जो लिखा है, देखिए लिखा है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अब आप देखिए ये जो लिखा है ना पूरा, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा यहां तक सब्जेक्ट है। तो एक चीज मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एज वेल एज का यूज अगर सब्जेक्ट पार्ट में हुआ हो, तो जो वर्ब आएगी वो एज वेल एज से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, एज वेल एज के बाद वाले के अनुसार नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा इसको। आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब मत लगा दीजिएगा, आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक, यानी जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइएगा, उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत लगाइएगा। जैसे लिखा है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां जो लिखा है ना ये पूरा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन जो वर्ब आएगा हमारा एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, क्या है? ही। तो वर्ब क्या लगाएंगे आप? ही के अकॉर्डिंग इज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एज वेल एज का यूज इस तरह सब्जेक्ट पार्ट में हो, तो फिर जो वर्ब आप लगाइएगा तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप लोगों का।